गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा जैसे कि मैंने पहले लेसन में बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इसके बीच में क्या रिलेशन है। लाइट रिएक्शन होता है ग्रेनम के अंदर और जो ग्रेनम होता है वो कहां पे मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो लाइट रिएक्शन में दिन के समय में एक तो एटीपी बनती है, एक NADPH2 बनता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं, NADPH2 को रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। दोनों को मिलाकर बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। यानी एसिमिलेटरी पावर बनती है ग्रेनम में ड्यूरिंग डे टाइम, और रात के समय में स्ट्रोमा में ये एटीपी यूज हो जाती है, एडीपी और पायरोफॉस्फेट में बदल जाता है और वापस रॉ मटेरियल के रूप में ग्रेनम में आ जाते हैं, और NADP अलग आ जाता है। जो ये दोनों यूज होके स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होते हैं जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं इसको, और इससे ग्लूकोज बनता है। यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल 6 बार घूमती है, जो हम आगे बताएंगे। तो ये जो काम होता है लाइट और डार्क रिएक्शन में रिलेशन क्या है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि दिन के समय में एटीपी और NADPH2 बनता है, रात के समय क्योंकि एनर्जी नहीं होती तो इसी को यूज करके रिडक्शन प्रोसेस होता है जिससे ग्लूकोज बनता है। लाइट रिएक्शन में मैंने बताया था पहला काम होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा बताया था पिगमेंट सिस्टम या रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर दो तरह का होता है, P700 जिसको फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर 1 बोलते हैं। दूसरा होता है P680 रिएक्शन सेंटर 2 या फोटो सिस्टम 2 होता है। और तीसरा मैंने बताया था फोटोफोस्फोराइलेशन। फोटोफोस्फोराइलेशन को मैंने बताया था आपको कि एक होता है साइक्लिक। साइक्लिक जो होता है साइनोबैक्टीरिया, एल्गी या प्रीमिटिव टाइप का है ये। फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फोस्फोराइलेशन। क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसका नाम हो गया फोटोफोस्फोराइलेशन। P700 से जैसे ही मैंने बताया था लेमिला के अंदर होते हैं क्वांटोसोम, क्वांटोसोम के अंदर होते हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ जो ये मॉलिक्यूल हैं इसको बोलते हैं कोर एलिमेंट, और ये एंटीना मॉलिक्यूल। इन सब का मेन काम होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, और सारे किसको दे देते हैं, रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर पे जैसे ही एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अननोन कंपाउंड एक्स ने इसको ले लिया, यहां पे होगा इसका रिडक्शन, और फिर रिडक्स पोटेंशियल के अनुसार ये XFCP ऐसे घूम के इलेक्ट्रॉन वापिस आ गए यहां पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम के वापिस आ गए P700 में ही, इसलिए इसका नाम होता है साइक्लिक। और क्योंकि इसमें एटीपी बन रहा है इसलिए इसका नाम हो गया फोस्फोराइलेशन। और क्योंकि ये पूरा प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट में होता है, इसलिए इसका नाम होता है साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन वही घूमते रहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। दूसरा आता है नॉन साइक्लिक, इसको याद करने का तरीका था XFCP, ठीक है ना। अब आता है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में हम देखते हैं वो तो शुरू हो रहा था P700 से, ये शुरू होता है P680 से, फोटो सिस्टम 2 680। यहां से इलेक्ट्रॉन गए साइटोक्रोम B, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, और वापस घूम के इसमें नहीं आए, P700 में चले गए। यानी साइक्लिक में तो केवल एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व था, इसमें कितने हैं, 2। क्योंकि साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ रहे थे तो हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इसके अंदर हमारे को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम के वापस से नहीं आते, इसलिए इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो एक ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गई, और हाइड्रोजन टूट गए इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन तो इस रास्ते से गए हैं और प्रोटॉन डायरेक्ट यहां पे आ गए। अब जो इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन गए हैं घूम के, ये प्रोटॉन मिल गए, हाइड्रोजन बन गई, और हाइड्रोजन मिल गई NADP के साथ, वो एंजाइम के साथ, इसका नाम बन गया NADPH2। यानी इसमें ATP भी बनती है
NADPH2 भी बनता है। इसका नाम होता है एनर्जी करेंसी और इसका नाम हो गया रिड्यूसिंग पावर, और दोनों को मिला क्या बोलेंगे, एसिमिलेटरी पावर। इसमें और दो साइक्लिक में डिफरेंस क्या है, वो सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। उसमें एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है P700, इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम के वापस से नहीं आते। उसमें सिर्फ एटीपी बनता है, इसमें एटीपी के साथ NADPH2 भी बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम डार्क रिएक्शन में। जो डार्क रिएक्शन है ये देखिए दिखा रखा है, जो लेमिला होता है नॉन अप्रेस्ड रीजन के पास, ये CF0 CF1 या कपलिंग फैक्टर होता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीसोम होता है ना, उसी तरह लेमिला के अंदर कपलिंग फैक्टर होता है CF0 और CF1। ये CF0 पार्ट हो गया इसका, ये CF1 पार्ट हो गया। तो CF0 CF1 इसका नाम होगा कपलिंग फैक्टर। P700 से इलेक्ट्रॉन चले थे और किस में आ गए थे, P680 से चले थे, किस में आ गए थे, P700 में। और यहां से क्योंकि ये लेमिला जो फ्रेट मेम्ब्रेन होती है ना इसकी, ये इम्परमिएबल होती है लेमिला की, किसके लिए, प्रोटोन के लिए, यानी प्रोटोन डायरेक्ट इसमें से ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए वो कपलिंग फैक्टर के थ्रू जाते हैं। जैसे ही दो प्रोटोन जाते हैं कपलिंग फैक्टर CF0 से CF1 में से होते हुए, तो यहां पे ATPase एंजाइम होता है जो ADP और पायरोफॉस्फेट को मिलाकर क्या बना देता है, ATP। क्या बना देता है ये, ATP। तो इसको हम कहते हैं भाई कीमियो ओस्मोटिक हाइपोथेसिस। दूसरा, इन ओवरऑल प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी ग्लूकोज में जो बदलता है इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर बनता है फोटोसिंथेसिस में, इसका पूरे का नाम होता है क्वांटम कन्वर्जन। क्या बोलेंगे इसको, कन्वर्जन। अब आता है साइक्लिक नॉन साइक्लिक में डिफरेंस है, ये जो मैंने बता दिया आपको। अब हम करवाते हैं डार्क रिएक्शन। चलो डार्क रिएक्शन करवाते हैं भाई, देखे ध्यान से। रात के अंदर, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ध्यान से सुनते रहो बस इसको। रात को RUBP होता है स्ट्रोमा में, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट हो गया। एक ये 5 कार्बन कंपाउंड, इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। RUBP के अंदर कितने कार्बन हो गए, 5। रबिस्को एंजाइम होता है, 16 to 17% बुक्स बताती हैं पूरे बायोस्फीयर के अंदर, अर्थ के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है रबिस्को। रबिस्को का पूरा नाम होता है रबिस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नीट में अब की बार भी क्वेश्चन पूछा गया था ये रबिस्को एंजाइम है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, यानी नॉर्मली ये कार्बोक्सिलेशन करता है, पर लेस कार्बन डाइऑक्साइड मोर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलेशन की जगह ऑक्सीजनेशन कर देता है, जिसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हम कार्बोक्सिलेशन का कार्य देखते हैं। पूरी की पूरी केल्विन साइकिल, ये मेल्विन केल्विन ने ढूंढा था, नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये बहुत बड़ी होती है, आपकी बुक में बहुत सिंपल बता रखी है। केवल 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ RUBP। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रिडक्शन का दूसरा नाम होता है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, और तीसरा होता है रीजनरेशन ऑफ RUBP। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ RUBP। पहला स्टेप ध्यान से देखें, RUBP में 5 कार्बन है, एक कार्बन बाहर से आ गया क्योंकि दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो गई थी, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ मिल गए। 5 कार्बन ये थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन आ गया, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। यानी फर्स्ट टेबल कंपाउंड में जो पहला कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बाइफॉस्फोराइबोटोल। 2 कार्बोक्सी कंपाउंड का नाम है, अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बाइफॉस्फोराइबोटोल।
ये एक कंपाउंड होता है अनस्टेबल, तुरंत ये 6 कार्बन का कंपाउंड 2 पार्ट में टूट जाता है। जब 5 कार्बन आरयूबीपी में थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड से आ गया, कितने कार्बन हो गए? एक कंपाउंड बन गया अनस्टेबल, 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1 5 बाई फॉस्फोराइबोटोल। ये अनस्टेबल कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन थे, तुरंत कितने में टूट गया? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट गया, 2 कंपाउंड में टूट गया। इसका नाम क्या होता है भाई? 3PGA। यानी 2 मॉलिक्यूल बन गए हमारे को 3 कार्बन के, 2 मॉलिक्यूल्स, और कितने कार्बन के? 3। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, 3 फोस्फोग्लाइसरेट या 3 फोस्फोग्लाइसरिक एसिड। नीट में पूछा जाता है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर कौन है? आरयूबीपी। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? 3PG। एक अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा है? 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1 5 बाई फॉस्फोराइबोटोल। इसमें 5 कार्बन, कार्बन एक हो गया, 6 कार्बन अनस्टेबल में होते हैं, फिर 2 भागों में टूट जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल बन गए 3PGA के। क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन हैं, इसलिए इसका नाम होता है C3 साइकिल। क्या नाम होता है? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 फोस्फोग्लाइसरिक एसिड है। इस 3 फोस्फोग्लाइसरिक एसिड में 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो गया C3 साइकिल। मेल्विन कैल्विन ढूंढी थी, इसलिए इसका नाम हो गया कैल्विन साइकिल। और ये क्योंकि डार्क में होती है, इसलिए डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, नाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये स्ट्रोमा में होती है। किसमें होती है? यानी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ब्रह्मांड के अंदर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मैटर बनाता है? रबिस्को। रबिस्को का पूरा नाम क्या है? रबिस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। 17% होता लगभग, कई बुकों में 16 लिख देते, कई में 17। ठीक है। दूसरा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है 3PGA, इसमें फिर एक जब चक्कर लगाता है, ऐसे एक बार घूमती साइकिल, तो 3 ATP लगती हैं, 2 NADPH2। कितने? 3 ATP लगते हैं और 2 क्या लगेंगे? NADPH2। और तीसरा होता है रीजनरेशन ऑफ RUBP। यानी एक कार्बन को रिडक्शन करने के लिए इसको एक बार घूमना पड़ा, मतलब 6 बार, एक बार। और एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन है, तो कितनी बार घूमना पड़ेगा इसको एक ग्लूकोज के लिए? जब एक बार घूमा ये, तो एक कार्बन रिड्यूस हुआ, तो 6 बार घूमा तो 6 होंगे। और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं भाई? 6 कार्बन होते हैं, इसलिए एक ग्लूकोज के लिए ये 6 बार घूमता है। अब आप बताओ, यदि मैं नेट रिएक्शन बताऊं इसकी, ये देखो, ये देखो, जब ये 6 बार घूमेगा तो RUBP कितने लगेंगे? CO2 कितने लगेंगे? एक चक्कर में 3 ATP लगते हैं, 6 चक्कर में कितने लगेंगे? एक चक्कर में 2 NADPH2 खर्च होते हैं, 6 चक्कर में कितने लगेंगे? ATP और NADPH2 को मिला क्या बोलेंगे? अब आगे कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में क्या बन गया? RUBP तो दोबारा बन गया, और फ्री में क्या मिलेगा हमारे को? ग्लूकोज और 18 ADP प्लस में फॉस्फेट। ये नेट कैल्विन रिएक्शन है, बहुत बार नीट में पूछी गई है ये। दूसरा इसके अंदर खास बात ये देखने की ये होती है कि जब एक बार घूमते हैं तो 3 ATP लगते हैं, 2 बार घूमते हैं तो 6 लगेंगे। और एक बार पूछा गया एक सुक्रोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक कैल्विन साइकिल कितनी बार रोटेट करती है? नहीं बेटा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6 H12O6। और सुक्रोज में क्या होता है? तो कितनी बार घूमेगा ये सुक्रोज बनाने के लिए? 12 बार। 12 बार घूमेगा तो RUBP कितने चाहिए? 12। कार्बन भी कितने चाहिए? 12। ATP कितने चाहिए? 36। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और NADPH2 कितने चाहिए? 24। तब एक सुक्रोज बनेगा, क्योंकि C6H12O6 प्लस में C6H12O6। यही होता ना?
ठीक है, तो ये 12 बार घूमेगा। नेक्स्ट है भाई, क्लियर होगा ये? दोबारा पूछ रहा हूं मैं, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर इन केल्विन साइकिल इज आर यू, हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन कार्बन, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर कंपाउंड 5। फर्स्ट अनस्टेबल कंपाउंड इज 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1 5 बाइफॉस्फो राइबोटोल। तुरंत टूट गया ये 2 मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन वाले में 3 पीजीए। ठीक है, 3 स्टेप हो गए, कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल या रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। अब आता है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये देखिए भाई। रबिस्को एंजाइम, देखिए रबिस्को एंजाइम आरयूबीपी से क्या बनाता है नॉर्मली 3 पीजीए। लेस कार्बन डाइऑक्साइड हो एनवायरमेंट में और मोर ऑक्सीजन हो, इन दो कंडीशन में रबिस्को एंजाइम 3 पीजीए ना बना के 2 फोस्फोग्लाइकोलेट बना देता है। क्या बना देता है? आरयूबीपी से 3 फोस्फोग्लाइक एसिड ना बन के क्या बन जाता है? 2 फोस्फोग्लाइकोलेट 2 पीजीए बोल देते हैं। और इसमें 3 कार्बन की जगह कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही कम थी। जैसे ही कार्बोक्सिलेशन की जगह ऑक्सीजनेशन कर दिया तो इसको फालतू में 2 फोस्फोग्लाइकोलेट को पेरोक्सिसोम में जाना पड़ा। पेरोक्सिसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली होता है जिसके अंदर पेरोक्साइड बनती है, टूटती रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड पॉइजनस होती है, इसलिए बन जाती है। जब टॉक्सिक इफेक्ट फैलने लग जाता है तो वापस टूट जाती है। मेन काम होता है इसका, फायदा क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं हर टाइम पे। तो ये ग्लाइकोलेट, ग्लाइओक्सिलेट, ग्लाइसिन बनता है और इसमें ये पेरोक्साइड भी बाई प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इस ऑर्गेनेली का नाम क्या हो गया? पेरोक्सिसोम। यानी क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। पहली बात तो ये देखो कितने सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है इसके अंदर? 3 है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही आरयूबीपी से 3 पीजीए की बजाय 2 पीजीए बन गया तो इसको फालतू में रास्ता क्रॉस करना पड़ा ना, यहां से चलाइए वापस घूम के आना पड़ा। और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हो गया? 50% CO2 क्या होगी? लॉस होगी। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हुआ? 50% CO2 क्या होगी? पहले ही लेस कार्बन डाइऑक्साइड थी, लो कार्बन डाइऑक्साइड मोर ऑक्सीजन। यानी किसी की सैलरी पहले ही 50,000 होने की बजाय 20,000 कर दी, उसको तो पहले गुस्सा उठा हुआ है। और जैसे वो सैलरी लेके गया उसमें से 50% और ले ली किसी ने, तो बच गई कितनी? 10 ही बची ना। जहां 50 मिलने थे वहां 20 सेटलमेंट हुई, 20 से भी कितने रह गए उसके पास? तो डबल नुकसान होगा ना उसका। तो C3 साइकिल के अंदर, C3 साइकिल जिन प्लांट में होती है ना उसको C3 प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 प्लांट के अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? रबिस्को एंजाइम लेस कार्बन डाइऑक्साइड मोर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन की जगह ऑक्सीजनेशन कर देता है। जैसे ही ऑक्सीजनेशन करेगा तो 3 पीजीए की बजाय क्या बन गया भाई? 2 पीजीए बन गया। क्या बन गया? और जिसके वजह से क्या हुआ कि ये 3 सेल ऑर्गेनेली में घूम गया और इसका लॉस क्या हुआ? 50% CO2 क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया से लॉस होगी। पेपर में आता है कितने सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होते हैं? 3। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में कितने कार्बन होते हैं? 2, इसलिए इसका नाम C2 साइकिल भी होता है। क्या नाम होता है इसका? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, हमारे अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो यानी एक तरह से इसको फोटो रेस्पिरेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको हमें? और ये वार्कबर्ग इफेक्ट भी होता है। क्या होता है? वार्कबर्ग इफेक्ट। और ये डिक्कन एंड टियो ने 1957 के अंदर ढूंढा था इसको। यानी रबिस्को एंजाइम का डुअल नेचर सामने आ गया था कि ये कार्बोक्सिलेशन की जगह ऑक्सीजनेशन भी कर देता है। और ऑक्सीजनेशन एक बार कर दिया तो फालतू में 50% CO2 क्या होगी? लॉस। यानी मेन डिसएडवांटेज क्या होगा C3 प्लांट के अंदर कि 50% CO2 लॉस हो जाती है। किन दो कंडीशन में? लेस कार्बन डाइऑक्साइड मोर ऑक्सीजन। रबिस्को एंजाइम इन दो कंडीशन में इस प्रोसेस को बेकार में लंबा खींच देता है
और 50% CO2 क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इस लॉस से बचने के लिए कुछ प्लांट के अंदर अडेप्टेशन हुई, ठीक है, जिनका नाम हमने दे दिया C4 प्लांट। क्या नाम दे दिया, वो बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए, फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। ओटो वर्ग जो था साइंटिस्ट, ये ओटो वार्गबर्ग ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इनहिबिट फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन एल्गी। ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से फोटोसिंथेसिस रुकता है। क्यों रुकता है, क्योंकि 50% CO2 क्या हो जाती है, इसमें लॉस हो जाती है। 50% CO2 क्या हो जाती है, लॉस। अब क्या हुआ, C4 साइकिल बताता हूं अब आपको मैं। तो जिन पौधों के अंदर, ऐसे याद रख लो कि जिन पौधों के अंदर C3 साइकिल होती है, उन प्लांट का नाम क्या होता है, C3 प्लांट। C3 प्लांट की डिसएडवांटेजेस क्या थी, वार्गबर्ग इफेक्ट। वार्गबर्ग इफेक्ट के अंदर क्या होता है, 50% CO2 माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। उससे बचने के लिए पौधों के अंदर एक चेंज आया, इसका नाम होता है क्रेंज एनाटोमी। क्या नाम है, क्रेंज एनाटोमी। क्रेंज का मतलब होता है ओलो, रेथ बोलते हैं इसको। ओलो का मतलब हर जगह, यानी कंप्लीट के अंदर। और ये डिस्कवर किया गया था किसने भाई, कोर्सचेक ने 1957 और कैपिलोर ने 1960 में। उन्होंने देखा कि ये जो पौधे होते हैं, याद रख लेना इनको, मक्के का प्लांट, मेज, सुगर केन, गन्ना जो होता है, सोरगम, जवार हो गया, पेनिस्टियम, बाजरा हो गया, यानी मेज, सुगर केन, सोरगम, पेनिकम, पेनिस्टियम, एट्रिप्लेक्स, एमेरोंथस, सालसोआ, इन पौधों के नाम याद कर लेना भाई। इन पौधों के अंदर C4 साइकिल होती है, C3 साइकिल नहीं होती, क्या होती है, C3 भी के साथ साथ क्या होती है, C4। बताऊंगा मैं डिटेल में उसको। और ऐसे प्लांट जिसमें C4 साइकिल होती है, उसका नाम होता है C4 प्लांट। क्या नाम होता है, और उनके अंदर एक स्पेशल एनाटॉमी होती है, इसका नाम होता है क्रेंज एनाटॉमी। क्या नाम होता है इसका, क्या होता है वो, देखिए जब लीफ का हम सेक्शन काटते हैं, तो मैंने बताया था डोर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है ना, अपर साइड से डार्क डार्क, नीचे साइड से कम डार्क। एक होता है आइसो बाइलेटरल लीफ, जिसके दोनों साइड इक्वली ग्रीन हो। इसके अंदर क्या होता है, ये क्लोरेनकाइमा सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा सेल या मिजोफिल सेल, जिसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन भी होती है और डार्क, यानी ग्रेनम भी होता है, स्ट्रोमा भी। ये होता है वेस्कुलर बंडल सीथ सेल। क्या होता है ये, और इसके अंदर होते हैं जाइलम और फ्लोइम। जाइलम और जाइलम फ्लोइम को कवर करने के लिए वेस्कुलर बंडल सीथ सेल होता है। इस वेस्कुलर बंडल सीथ सेल के अंदर C3 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्या नहीं होता, पर जिसमें क्रेंज एनाटॉमी हुई ना, इस वेस्कुलर बंडल सीथ सेल की सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गया। और क्लोरोप्लास्ट ऐसा डेवलप हो गया जिसमें सिर्फ स्ट्रोमा है, ग्रेनम नहीं है। केवल क्या है, यहां वाला जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें ग्रेनम भी है, स्ट्रोमा भी। पर वेस्कुलर बंडल सीथ सेल में क्या सिर्फ स्ट्रोमा है, ग्रेनम, यानी कौन सा रिएक्शन होगा इसमें, सिर्फ डार्क रिएक्शन होगा। कौन सा होगा, डार्क रिएक्शन होगा। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए ये देखो, ये होता है भाई C4 साइकिल। और C4 साइकिल थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। ये यहां पे ये होता है मिजोफिल सेल, क्लोरेनकाइमा सेल, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये है वेस्कुलर बंडल सीथ सेल। नॉर्मली वेस्कुलर बंडल सीथ सेल जो C3 प्लांट में होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। पर जो मैंने बताया था, मेज हो गया, सुगर केन हो गया, पेनिस्कम हो गया, पेनिस्टियम हो गया, एमेरेंथस हो गया, सालसोआ प्लांट हो गया, ये C4 प्लांट होते हैं। क्योंकि इनके अंदर C4 साइकिल होती है,
और C4 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट टेबल कंपाउंड में 4 कार्बन है। C3 में फर्स्ट टेबल कंपाउंड था 3PGA, इसमें कौन सा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन है, 4, इसलिए इसका नाम होता है C4 साइकिल। और C4 साइकिल जिन प्लांट में होता है उनका नाम होता है C4 प्लांट। क्या नाम होता है, मेज, मक्का, सोरगम, जवार, पेनिकम, पेनिस्टियम जिसको बाजरा बोलते हैं, एमेरेंथस, साल्सोवा, इन पौधों के अंदर C4 साइकिल होता है। इस खास बात होती है C4 साइकिल की, बिल्कुल ध्यान से देखो, अभी याद हो जाएगा। इसको याद करते हैं फार्मूले से, पोम्प, POMP, पोम्प याद हो गया। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर होता है इसमें PEP, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फोस्फोइनोल पायरुवेट भी कह देते हैं। इसमें 3 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, अब फोस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है ना, जो ये 3 कार्बन कंपाउंड था, इसमें 1 कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा गया, उसने कार्बोक्सिलेशन कर दिया, पीईपी कार्बोक्सिलेज, उसने बना दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसमें कितने कार्बन हैं, 4, इसलिए साइकिल का नाम क्या हो गया, C4 साइकिल। और किन जिन प्लांट में होता है उनका नाम, प्लांट का नाम क्या हो गया, C4 प्लांट। और C4 प्लांट जो होते हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डबल फिक्सेशन होता है। ध्यान से देखो, ये एक तो यहां पे फिक्स होगी और फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड मीजोफिल से किसमें चले गए, वेस्कुलर बंडल सीथ में, और ये मैलिक एसिड टूट गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और पायरुविक एसिड में, पायरुविक वापिस आ गया। अब ये CO2 जो लॉस होने लगी ना, क्योंकि वेस्कुलर बंडल सीथ सेल में क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, वो केल्विन साइकिल यहां पे घूमगी। यानी C4 प्लांट में डबल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बेटा प्लीज लिसन, डबल फिक्सेशन होता है, एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां चली गई, ठीक है, एक बार तो यहां चली गई कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बार यहां जो लॉस होने लगी ना उसका यहां फिक्सेशन हो गया। क्यों हुआ फिक्सेशन यहां पे, क्योंकि वेस्कुलर बंडल सीथ सेल में क्या है, स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन, तो ये डार्क रिएक्शन यहां होगी, यानी शुगर बन गई। जो CO2 लॉस होनी ही थी ना वो यहां पे बचा दी, क्योंकि लेस कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही है, ऊपर से लॉस हो जाता था C3 प्लांट में। तो C3 प्लांट का मेन डिसएडवांटेज ये था कि 50% CO2 माइटोकॉन्ड्रिया से लॉस हो जाया करते। C4 में ये एडवांटेजेस बनी कि वो बच गया डबल लॉस होने से, डबल फिक्सेशन हो गया, बल्कि यहां से जो निकलने लगी ना यहां से, उसमें केल्विन साइकिल घूम गया। क्यों हुआ ये, क्योंकि वेस्कुलर बंडल सीथ सेल में स्ट्रोमा होता है और उसमें केल्विन साइकिल हो सकती है, डार्क रिएक्शन हो सकती है। तो C4 प्लांट की एडवांटेजेस किसके ऊपर है, ये C3 प्लांट के ऊपर, कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लॉस नहीं होते, ये एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। C4 प्लांट की एक एडवांटेज, एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी एनाटॉमी होती है इसके अंदर, क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब क्या होता है, होलो या रेथ, यानी वेस्कुलर बंडल सील सेल में भी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पर वो वेस्ट क्लोरोप्लास्ट की कमी क्या है, उसमें ग्रेनम नहीं होते, केवल क्या होता है, स्ट्रोमा। फार्मूले, क्या फार्मूला इसका, POMP। पेपर में पूछा जाता है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर इन C3 प्लांट इज RUBP, इन C4 प्लांट इज PEP। RUBP में 5 कार्बन होते हैं, इसमें 3 कार्बन होते हैं। फर्स्ट टेबल कंपाउंड उसमें क्या था, 3PGA, इसमें होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसमें 3 कार्बन थे, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 4। मैं पूछूं मिजोफिल सेल से वेस्कुलर बंडल सीथ सेल में क्या जाता है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस कंपाउंड में टूट जाता है, CO2 में और पायरुविक में। जो CO2 लॉस होने लगी उसका डबल फिक्सेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब कुछ प्लांट फिर मैंने बताया था आपको,
अब कुछ प्लांट फिर स्ट्राइक पे बैठ गए भाई कि जी हम तो बिल्कुल जीरो फाइटिक कंडीशन में है, यानी ये जो पौधे होते हैं ब्रायोफाइलम, पत्थर चट का पौधा आपके घर में होता है, लीफ के थ्रू ही रिप्रोडक्शन कर जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीफ। कलेंचू भी होता है, सेडम, अपनसिया, कैक्टस का नाम सुना होगा आपने, अरे ये पौधा तो देखा होगा ना कैक्टस वाला, तो ये इस तरह से स्टेम, ये होता है ऐसे बढ़ता रहता है, ये स्टेम ही होता है वास्तव में। लीफ तो इसमें कांटे बन जाते हैं, लीफ क्या बन जाते हैं, ठीक है। तो